यश और उसकी मां अभी तक बदलाव नहीं देख पा रहे थे, लेकिन हरीश को कुछ महसूस हो रहा था। उसका मूत्राशय भर रहा था। हाल ही में थकान के कारण उसका पेशाब कम हो गया था। भरे हुए मूत्राशय का एहसास सुकून दे रहा था और उसकी धुंधली आंखें उम्मीद से चमकने लगी। चूंकि बीमारी कुछ समय से चल रही थी, इसलिए जल्दी ठीक होना संभव नहीं था। देवांश बीच बीच में सुइयों को घुमाता और बीच बीच में प्राण का इंजेक्शन लगाता। कई सत्रों के बाद यश की मां ने देखा कि हरीश के पैरों की सूजन कम हो गई थी। उन्होंने उत्साह से इशारा करते हुए कहा, देखो हरीश, सूजन कम हो गई है, सचमुच कम हो गई है। हाँ पिताजी, अब तो सचमुच बेहतर है, यश ने लाल आंखें करते हुए कहा। कोई भी उस दबाव को नहीं समझ सकता था जो इस युवक ने झेला था। कोई भी ये नहीं समझ सकता था कि वो अपनी बेबसी से कितनी नफरत करता था। अब आखिरकार उसे उम्मीद दिखाई दी थी। सच में भैया, तुम्हारे पैर की सूजन कम हो गई है। हरीश वर्मा के दौड़ते हुए अंदर आते ही बाहर से एक उत्साहित आवाज आई। अपने छोटे भाई को अंदर आते देख हरीश के बड़े भाई हरेंद्र वर्मा ने आंखों में आंसू भरकर मुंह फेर लिया। जब आपका अपना छोटा भाई कर्ज वसूलने आए और आप बिस्तर पर असहाय पड़े हो, तो इससे ज्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता है। भले ही हरीश का इरादा ऐसा न रहा हो, ज्यादातर उसकी पत्नी की वजह से, फिर भी हरेंद्र उसे माफ नहीं कर सका। अपने बड़े भाई को मुंह फेरते देख हरीश के चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। लेकिन जब उसने देखा कि सूजन सचमुच कम हो गई है, तो उसकी आंखों में खुशी की एक झलक फिर से चमक उठी। आखिरकार वे अब भी भाई थे। बस हो गया, तुम इतने उत्तेजित क्यों हो? उसे तुम्हारी परवाह भी नहीं है। हरीश के पीछे से एक और आवाज आई। तुम, हरीश गुस्से में अपनी पत्नी से तंग आकर अपना हाथ उठाया। तुम क्या? तुम मुझे मारने वाले हो? चलो मारो। रेनू ने अपनी छाती फुलाकर और ठुड्डी ऊपर उठाकर उसे घूरा। हरीश ने उसके चेहरे की तरफ देखा, जो अब उसके चेहरे से कुछ ही इंच की दूरी पर था, और आखिरकार उसने अपना हाथ नीचे कर लिया। अपने छोटे भाई को इतना बेबस देखकर हरेंद्र ने चुपचाप अपना सिर हिला दिया। देवांश कुलकर्णी को समझ नहीं आ रहा था कि उस आदमी पर गुस्सा करे या तरस खाए। जैसे ही हरीश ने अपना हाथ नीचे किया, रेनू ने झुंझलाकर देवांश की तरफ रुख किया। आधा घंटा हो गया है। तुमने जो पैसे देने का वादा किया था, वो कहाँ है? लानत मलामत बंद करो, आराम करो। बाकी सब कम पड़ सकते हैं, लेकिन तुम नहीं। देवांश ने तिरस्कार से जवाब दिया। उसके इतना कहते ही नीचे से दस्तक हुई। आवाज सुनकर कोई भी दरवाजा खोलने के लिए आगे नहीं बढ़ा, बल्कि सबकी नजरें देवांश पर टिक गई। यहां तक कि रेनू भी उसे अविश्वास से देख रही थी। क्या सच में इस हाई स्कूल के छात्र ने फोन करके 80,000 रुपए मंगवाए थे? यकीन करना मुश्किल था। उनके जैसे परिवारों के लिए 80,000 रुपए कोई छोटी रकम नहीं थी। वरना रेनू हरेंद्र की गंभीर बीमारी के दौरान कर्ज वसूलने नहीं आती। उसे डर था कि अगर हरेंद्र की मौत हो गई तो कर्ज खत्म हो जाएगा, इसलिए वो उसके जिंदा रहते ही पैसे लेना चाहती थी। यही वो आदमी है जिसे मैंने फोन किया था। मैं दरवाजा खोलता हूं, देवांश ने कहा। मैं जाऊंगा। यश वर्मा सीढ़ियों से नीचे भागते हुए बोला। जल्द ही यश वू कियांजन के साथ वापस आ गया। यश चंदन लेहाओं के चाचा से कभी नहीं मिला था और उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये वही है। वो अंकल, आप खुद आए थे? देवांश ने उन्हें एक बैग लिए देखकर हैरान होकर पूछा। वो ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने कमरे में इधर उधर देखा, फिर मुस्कुराया। तुम्हारे फोन के बाद मैं खुद कैसे नहीं आ सकता था? मेरे पास एक कार है, बस थोड़ी ही दूरी है। जैसे ही उसने बात की, हरीश और रेनू उसे घूरने लगे। उनकी आंखें चौड़ी हो गई। फिर दोनों हकलाते हुए बोले, तुम वो हो, मैनेजर, अमृत हर्बल टी फैक्ट्री के मालिक। ओह,
तुमने मुझे पहचाना? ये थोड़ा शर्मनाक है, वो ने शर्म से सिर खुजलाते हुए कहा, हालांकि वो थोड़ा गर्व महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया। आखिरकार 1 साल से थोड़ा ज्यादा समय पहले उसकी कुल संपत्ति 2 लाख रुपए भी नहीं पहुंची थी। बिल्कुल बिल्कुल, जोशीपुर में अमृत हर्बल टी के मालिक वू को कौन नहीं जानता। मेरे पति हरीश और मैं शीवान बाजार में पेय पदार्थों की एक थोक दुकान चलाते हैं। आपकी अमृत हर्बल टी हमारी सबसे ज्यादा बिकने वाली चाय है। पिछले साल हमारे पास स्टॉक खत्म हो गया था। आपकी फैक्ट्री में सीमित आपूर्ति थी, फिर भी आपने हमारी मदद की। हमें फिर से आपके सहयोग की जरूरत होगी। रेनू ने बॉबलहेड की तरह सिर हिलाते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान थी। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अमृत हर्बल टी दुकानों से तेजी से बिक रही थी। अब वितरक कारखाने से स्टॉक के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। रेनू की चापलूसी से वो और भी खुश हो गया। वो सिर हिलाकर जवाब देने ही वाला था कि तभी उसकी नजर देवांश पर पड़ी। उसके होठों पर शब्द जम गए। आखिरकार वो जोशीपुर में एक अनुभवी व्यक्ति बन चुका था। वो कई लोगों से मिल चुका था और उसकी समझ भी बेहतर हो गई थी। वो अंकल, कृपया इस महिला को पैसे दे दीजिए और अब आपको उन्हें स्टॉक देने की जरूरत नहीं है, देवांश ने ठंडे स्वर में कहा। क्यों नहीं? रेनू ने वू से मिलने के उत्साह में डूबी हुई पूछा। उसे अभी तक सत्ता परिवर्तन का एहसास नहीं हुआ था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि एक हाई स्कूल का छात्र अमृत हर्बल टी का असली मालिक हो सकता है। वू के साथ अपनी बातचीत में देवांश को बीच में रुकते देखकर उसने सहजता से उसकी ओर इशारा किया और झल्ला गई। वो भूल गई थी कि वो देवांश के फोन की वजह से आया था, क्योंकि मैं अमृत हर्बल टी का मालिक हूं। क्या यही योग्यता काफी है? देवांश ने ठंडे स्वर में कहा। तुम मालिक? तुम्हारी उम्र क्या है? कैसा मजाक? रेनू ने शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज धीमी पड़ गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो पूरी तरह से मूर्ख नहीं थी। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि वो देवांश के कहने पर आई थी। ये रहे 80,000। गिन लो। वो ने खाली भाव से नकदी का थैला उसकी ओर फेंकते हुए कहा। देवांश को नाराज करो और फिर भी अमृत हर्बल टी से स्टॉक की उम्मीद करो? क्या मजाक है? वू के रवैये ने देवांश की कही हर बात की पुष्टि कर दी। कमरे में सन्नाटा छा गया। सब लोग अविश्वास से देवांश को घूर रहे थे। अमृत हर्बल टी भले ही अभी राष्ट्रीय ब्रांड न बनी हो, लेकिन दक्षिण भारत में ये घर घर में जाना पहचाना नाम बन चुकी थी। बिक्री में तेजी आ रही थी। कुछ लोगों का अनुमान था कि फैक्ट्री का सालाना राजस्व 100 रुपए करोड़ को पार कर सकता है। 100 रुपए करोड़ का क्या मतलब था? वहां मौजूद लोगों के लिए यह आंकड़ा शायद समझ से परे रहा होगा, लेकिन एक बात साफ थी, अगर फैक्ट्री सचमुच उस आंकड़े तक पहुंच जाती तो उनके सामने खड़ा युवक कम से कम कई करोड़ रुपए सालाना कमा रहा होता, और वो अभी हाई स्कूल में था। और ये तो बस शुरुआत थी। रेनू ने कड़े हाथों से वो से बैग ले लिया। अचानक उसे हास्यास्पद, दयनीय महसूस हुआ। 80,000 रुपए के लिए उसने अपने पति के बड़े भाई पर अपना घर बेचने का दबाव डाला था। उसने अपने भतीजे के सहपाठी के सामने बहुत घमंडी होने का नाटक किया था, लेकिन पता चला कि उसके भतीजे का सहपाठी अमृत हर्बल टी का मालिक था। उसने उसे 80,000 रुपए ऐसे दिए जैसे जेब से निकले पैसे हों। पैसे ले लिए गए हैं, क्या अब तुम जा सकते हो? यश वर्मा आखिरकार हकीकत में लौट आया। उसकी निगाहें तिरस्कार और आक्रोश से भरी थी, और उसने ठंडे स्वर में अपने चाचा चाची को संबोधित किया। यश, तुम्हारी चाची मैं। इस बार रेणु वर्मा को गुस्सा नहीं आया। उसने एक मुस्कान जबरदस्ती की जो आंसुओं से भी ज्यादा बदसूरत थी। मेरी कोई चाची नहीं है तुम्हारे जैसी, यश ने तेजी से बीच में ही टोक दिया। यश, हरेंद्र वर्मा ने पुकारा। यश भले ही छोटा और आवेगी हो, लेकिन हरेंद्र के लिए दशकों पुराने गहरे भाईचारे के बंधन को तोड़ना एक दर्दनाक बात थी। पापा, हरेंद्र,
यश और उसकी माँ दोनों हरेंद्र के इरादे समझ गए और तुरंत लाल आंखों से पुकार उठे। हरेंद्र ने उनके आंसुओं से भरे, गुस्से से भरे चेहरों को देखा, धीरे से आह भरी और अंत में हरीश और रेणु की तरफ कमजोरी से हाथ हिलाते हुए कहा, तुम जा सकते हो। रेणु ने कुछ और कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन हरीश ने पहले ही उसका हाथ पकड़ लिया था। लाल आंखों से उसने अपने बड़े भाई से कहा, भैया, भाभी, यश, माफ करना। फिर उसने बिना कुछ कहे अपनी पत्नी को खींच लिया। आखिरकार वे भाई थे। हरीश को रेणु को घसीटते हुए देखकर हरेंद्र समझ गया कि आज के बाद दोनों परिवारों के बीच का रिश्ता टूट गया है, लेकिन वो बस इतना ही कर सकता था। बड़ा भाई होने के नाते वो हमेशा अपने दिल में माफी ढूंढ सकता था। फिर भी उसे अपनी पत्नी और बेटे की भावनाओं का ध्यान रखना था। उसके भाई और भाभी ने उन्हें बहुत गहरा दुख पहुंचाया था। चाचा, उदास मत होइए। कभी कभी असफलताएं हमें सफलता से ज्यादा सिखाती है। हो सकता है इसके बाद यश के चाचा सचमुच बदल जाए, और अगर आपके परिवार दूर भी हो जाए तो भी यश के भविष्य के लिए बेहतर होगा। देवांश कुलकर्णी ने हरेंद्र का हाथ थपथपाते हुए धीरे से कहा। वो हरेंद्र की भावनाओं को समझ गया। उसका भी कुछ ऐसा ही अनुभव रहा था। हालांकि उसकी अपनी चाची इतनी स्वार्थी नहीं थी, और आखिरकार उसने अपने चाचा की खातिर उन्हें माफ कर दिया था। शुक्रिया देवांश, अगर तुम न होते तो मैं। हरेंद्र रुआसा हो गया। चलो अंकल, औपचारिकता मत करो। यश और मैं डेस्कमेट हैं। देवांश ने जल्दी से कहा। यश कुछ नहीं बोला। उसने अपना सिर घुमाया और चुपचाप आंसू पोंछे। ठीक है, मैं औपचारिकता नहीं करूंगा। बस इतना जान लो कि हम जरूर। हरेंद्र ने शुरू किया। तुम फिर से वही कर रहे हो। देवांश हंसा और बीच में ही टोक दिया। हरेंद्र जवाब देने ही वाला था, लेकिन देवांश आगे बढ़ चुका था। आज के लिए एक्यूपंक्चर लगभग पूरा हो गया है। मैं सुइयां निकाल दूंगा। ओ पापा, आपके पैर की सूजन लगभग पूरी तरह से ठीक हो गई है। हाँ, ये सचमुच कम हो गई है। देवांश के शब्दों ने यश और उसकी मां को याद दिलाया, जो दौड़कर देखने गए। जब उन्होंने हरेंद्र का पैर देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, ये सचमुच ठीक हो गया है। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हरेंद्र ने कहा। पहले की इतनी हलचल में उसने भी इस बदलाव पर ध्यान नहीं दिया था। अब जब उसकी पत्नी और बेटे ने उसे बताया तो उसे महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर हल्का हो गया है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। चिंता मत करो अंकल, नियमित एक्यूपंक्चर और आयुर्वेदिक दवा से आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। देवांश ने मुस्कुराते हुए उन्हें आश्वासन दिया। अगर देवांश ने यह पहले कहा होता तो शायद वे उस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन अब परिणाम निर्विवाद थे। वे इतने खुश थे कि फिर से रो पड़े। यश की मां इतनी आभारी थी कि उन्होंने देवांश का हाथ थाम लिया और लगभग घुटनों के बल बैठकर बार बार उसका धन्यवाद किया। देवांश भावनात्मक भार सहन नहीं कर सका। अंकल, अब बस आराम करो। मैं यश के साथ दवा खाना जाऊंगा। खुद को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। बस दवा लिख दो, यश जा सकता है। हरेंद्र और उसकी पत्नी ने सम्मान से भरी आवाज में जल्दी से कहा। आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि देवांश कोई साधारण किशोर नहीं था। वो हरेंद्र का जीवन रक्षक था। है अंकल, आंटी, आप फिर औपचारिक हो रही हैं। यश और मेरे बीच क्या रिश्ता है? देवांश हंसा। या शायद मुझे दवा लेने जाना चाहिए, वो कियांजन ने बगल से कहा। उसकी बात सुनकर हरेंद्र और उसकी पत्नी चौंक गए। वो अब जोशीपुर में एक स्थानीय हस्ती बन चुका था, उनके जैसे आम लोगों से बिल्कुल अलग दुनिया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि देवांश का एक फोन वू को पैसे लेकर दवा लाने के लिए ले आएगा। ठीक है अंकल वू, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। मैं बताना भूल गया, यश और लिहाओ मिडिल स्कूल से ही अच्छे दोस्त हैं। यश, अंकल वू, ये लिहाओ के अंकल हैं।
देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, तो हम सब एक परिवार हैं। वो ने कहा। पहले तो हैरान हुआ, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। वर्मा परिवार को भी यही लगा। हम सब एक परिवार हैं। तुम फैक्ट्री संभालो, यश और मैं दवा ले आते हैं। देवांश ने गर्मजोशी से कहा। है तो मैं भी औपचारिक नहीं रहूंगा, वो ने कहा। उसने हरेंद्र के पास अपना बिजनेस कार्ड छोड़ा, चिंता व्यक्त की और उसे कभी भी फोन करने के लिए कहा। हरेंद्र और उसकी पत्नी बहुत आभारी थे, लेकिन वे दिल से जानते थे वो कि ये मेहरबानी देवांश की वजह से थी। देवांश और यश वो के पीछे पीछे नीचे गए। वो ने उन्हें गाड़ी में ले जाने की पेशकश की, लेकिन देवांश ने मना कर दिया और वो ने जिद नहीं की। उनके जाते ही हरेंद्र बाथरूम की ओर दौड़ा। उसने बहुत ज्यादा पेशाब कर दिया, ऐसा कुछ जो उसने कई दिनों से नहीं किया था। वो और उसकी पत्नी इतने खुश हुए कि फिर से रो पड़े। इतनी मुश्किलों के बाद ही किसी को एहसास होता है कि सामान्य जीवन कितना अनमोल है। बॉस, मैं शुक्रिया नहीं कहूंगा। अब से मेरी जिंदगी, यश वर्मा की जिंदगी आपकी है। आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा, यश ने सड़क पर साथ साथ चलते हुए कहा। उसके हमेशा के चुटीले चेहरे की जगह एक अनोखी गंभीरता ने ले ली। अरे, ये क्या कर रहे हो? क्या ये थोड़ा नाटकीय नहीं है? देवांश हंसा और उसके सीने पर हल्के से मुक्का मारा। बॉस, शायद मैं आपके लिए एक छोटा सा इंसान हूं, लेकिन मैं यश वर्मा, यश ने शुरू किया। चुप रहो। छोटा सा इंसान से तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुमने दोबारा ऐसा कहा तो मैं तुम्हें सच में मुक्का मार दूंगा। देवांश झल्लाया। देवांश को गुस्से में देखकर यश रोने लगा। तुम हमेशा मेरे बॉस रहोगे। इस बार देवांश कुछ नहीं बोला। उसने बस यश के कंधे को कसकर पकड़ लिया। अगले साल प्रवेश परीक्षाएं आ रही है, तो आपकी क्या योजना है? क्या आप अपनी कंप्यूटर की पढ़ाई रोक देंगे या जारी रखेंगे? देवांश कुलकर्णी ने अपनी पकड़ ढीली करते हुए यश वर्मा के साथ चलते हुए पूछा। मुझे वर्चुअल डेटा और डिजिटल दुनिया पसंद है। आजकल कंप्यूटर विकास की गति अविश्वसनीय है। मैं सिर्फ प्रवेश परीक्षा की वजह से पीछे नहीं रहना चाहता। यश ने कुछ सोचने के बाद जवाब दिया। मुझे उस क्षेत्र के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आपको अपने काम पर विश्वास है तो उसमें लगे रहिए। फिर भी सीखना अंतहीन है। अंत गहन ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको विश्वविद्यालय की आवश्यकता होगी। इसमें से बहुत कुछ सही मायने में समझने के लिए परिपक्वता और जीवन के अनुभव की आवश्यकता होती है। इसलिए कॉलेज जीवन जरूरी है। आप अपनी पढ़ाई में ढिलाई नहीं बरत सकते। देवांश ने सिर हिलाया। यश को दी गई उनकी सलाह खुद के लिए भी एक शांत चेतावनी थी। अपनी वर्तमान क्षमताओं और धन के साथ वो विश्वविद्यालय जाने की जहमत क्यों उठाएगा? बॉस, कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने कमाल के हैं। एक के बाद एक सीनियर्स का दिल जीत रहे हैं। पता चला कि इस उम्र में भी जिंदगी की गहरी समझ है। यश ने देवांश को प्रशंसा भरी नजरों से देखते हुए कहा। क्या बकवास है? मैंने कब किसी सीनियर को धोखा दिया है? देवांश ने नाराजगी जाहिर करते हुए जवाब दिया और यश के सिर पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। आउच! अगर तुम मुझे ऐसे ही मारते रहे तो कंप्यूटर साइंस की दुनिया एक जीनियस खो देगी। यश ने नाटकीय ढंग से कहा। जीनियस? मेरा पैर। देखते हैं पहले तुम किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला पा भी पाते हो या नहीं। देवांश ने आंखें घुमाते हुए कहा। मैं जरूर दाखिला लूंगा, बस ये तय नहीं है कि कौन सा। तुम जानते हो कि मेरी अंग्रेजी और हिंदी कमजोर है। यश ने पंक्चर हुए गुब्बारे की तरह पिचकते हुए कहा। यह ठीक नहीं है। देवांश ने भौहें चढ़ाई। एक पल बाद उसने कहा, ऐसा क्यों न हो? जब तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाए तो मेरे पास आकर रहना। मैं तुम्हें एक ध्यान तकनीक सिखाऊंगा जिससे तुम्हारी पढ़ाई में और भी निखार आएगा। ध्यान? बॉस, मुझे ये मत बताना कि तुम मार्शल आर्ट के भी उस्ताद हो। यश की आंखें उत्साह से चमक उठीं। इसे आजमाना चाहते हो? देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल नहीं।
मेरे दुबले पतले हाथ पैरों के साथ। अगर तुम मार्शल आर्ट के उस्ताद न भी होते तो भी तुम मुझे पटक देते। चलो अगली बार चंदन लेहाओं को बुलाते हैं। अगर तुम हम दोनों को हरा दो तो मुझे यकीन हो जाएगा। यश ने जल्दी से बात टालते हुए कहा, तो तुम्हारी नजर में तुम्हें और चंदन को हराने से कोई मार्शल आर्ट का उस्ताद बन जाता है तो फिर उस उपाधि का कोई मोल नहीं है। देवांश हंसा। हे ठीक है, चलो गंभीरता से बात करते हैं। क्या वो ध्यान तकनीक वाकई पढ़ाई में मदद करती है? यश ने पूछा। एक पूर्व टॉप छात्र होने के नाते उसके मन में अपने सपनों का कॉलेज था, लेकिन वो अपनी कंप्यूटर की पढ़ाई को नजरअंदाज नहीं करना चाहता था। उसका ध्यान बंट जाने से वो सपना चकनाचूर होता जा रहा था। कम से कम जब तुम हिंदी और अंग्रेजी से परेशान होगे तो ये तुम्हें शांत रहने में मदद करेगा, देवांश ने कहा। मेरे लिए तो यही काफी है। मुझे विज्ञान में कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों ही मेरी सबसे बड़ी बाधाएं हैं, यश ने राहत भरी आवाज में कहा। उत्साह के बाद यश ने उत्सुकता से पूछा, सिर्फ ध्यान सीखने के लिए मुझे तुम्हारे साथ रहने की क्या जरूरत है? मैं देर से सोता हूं और चंदन का घर इतना बड़ा नहीं है। मैं तुम्हें परेशान करूंगा। किसने कहा कि मैं अब भी चंदन के साथ रहता हूं? मैं पिछले साल ही यहां से चला गया था और ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन चूंकि तुम कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे हो और एक टॉप कॉलेज में जाने का लक्ष्य बना रहे हो, इसलिए देर तक जागने से तुम थक जाओगे। मेरे साथ रहने से तुम्हें ऊर्जा मिलेगी, देवांश ने समझाया। क्या तुम चले गए और मुझे बताया भी नहीं, गद्दार? यश ने चंदन को कोसा, फिर उसका चेहरा खिल उठा। रुको, क्या बॉस हर रात मेरे लिए कोई हर्बल टॉनिक बनाने वाला है? देवांश मार्शल आर्ट का मास्टर था या नहीं, यश को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने देवांश के मेडिकल हुनर को अपनी आंखों से देखा था। इसलिए उसने पूछा, अगर तुम हर सुबह नाक से खून बहते हुए नहीं उठना चाहते तो जरूर, मैं तुम्हारे लिए एक टॉनिक बना दूंगा, देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मैं नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम टॉनिक नहीं बना रहे हो तो मैं यहां क्यों आऊं? यश ने हैरानी से पूछा। जब समझ जाओगे तब समझ जाओगे, देवांश ने एक गहरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसका वर्तमान घर कोई साधारण घर नहीं था। ये जनकपुर गांव में एक पवित्र जमीन पर बना था, जहां वास्तु और ऊर्जा का प्रवाह बहुत सावधानी से व्यवस्थित था। वहां आध्यात्मिक ऊर्जा कहीं और की तुलना में कहीं अधिक सघन थी, जो वहां रहने वाले हर व्यक्ति के लिए बहुत लाभकारी थी। ओह, यश ने देखा कि देवांश ज्यादा कुछ नहीं कहेगा, इसलिए उसने ज्यादा जोर नहीं दिया। तभी वे दवा की दुकान पर पहुंच गए। देवांश ने दवा की पर्ची दी, दवा ली और यश के घर लौट आया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ऊपर से हंसी की आवाज गूंजी। ये सुनकर यश की आंखें लाल हो गई और उसने चुपचाप अपनी आंखों के कोने पोंछे। गर्मी की छुट्टियां उड़ गई और पलक झपकते ही 12वीं कक्षा शुरू हो गई। स्कूल का आखिरी साल। उन 2 महीनों के दौरान अमृत हर्बल टी फैक्ट्री की बिक्री लगातार रिकॉर्ड तोड़ती रही। अकेले अगस्त में 3 रुपए 60 पैसे करोड़ की बिक्री हुई, जो जून की बिक्री से दोगुनी थी। लगातार निवेश के बाद डोंगलिन्यू क्लोथिंग कंपनी ने आखिरकार मुनाफा कमाया। हालांकि अमृत हर्बल टी से अभी भी काफी पीछे था। अगस्त का मुनाफा 12 लाख रुपए तक पहुंच गया और फ्रेंचाइजी स्टोर के विस्तार के साथ ये संख्या तेजी से बढ़ने वाली थी। कंपनी के अंततः लाभदायक होने और धन में वृद्धि के साथ लिन कुणाल और तान्या प्रकाश ने होटल उद्योग में वर्चुअल मैनेजमेंट लागू करने का प्रस्ताव रखा। किफायती फ्रेंचाइजी होटलों की एक श्रृंखला शुरू करना। उस समय भारत में बजट होटल श्रृंखलाएं एक उभरती हुई अवधारणा थी। देवांश को यह विचार आशाजनक लगा। डोंगलिन्यू के मुनाफे से दक्षिण भारत की राजधानी और अन्य टियर 2 शहरों में 1 या 2 छोटे होटलों का अधिग्रहण आसानी से किया जा सकता था। ये कंपनी के स्वामित्व वाले प्रमुख होटलों के रूप में काम करेंगे, धीरे धीरे ब्रांड का निर्माण करेंगे और फ्रेंचाइजी को आकर्षित करेंगे। बेशक
देवांश सहमत हो गए। एक प्रमुख कारण यह था कि कुणाल का परिवार पहले से ही होटल व्यवसाय में था, जिससे उन्हें बहुमूल्य अनुभव प्राप्त हुआ। चर्चा के बाद तीनों ने होटल श्रृंखला का नाम कुंटिंग रखने का फैसला किया। कुणाल के नाम से आया था और स्वर्ग और पृथ्वी कालकुन का प्रतीक था, जबकि टिंग तान्या के नाम की प्रतिध्वनि था और एक शांत आंगन की छवि को दर्शाता था। चाहे हर्बल चाय की फैक्ट्री हो या होटल चेन, देवांश को बारीकियों की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसे बस रणनीतिक दिशा तय करनी थी। अब उसे बस इस बात की चिंता थी कि उसके घर में अचानक 2 लोग आ गए थे। एक तो यश वर्मा, जैसा कि योजना बनाई गई थी। दूसरा, कोई आश्चर्य नहीं, चंदन लेहाव था। देवांश कुलकर्णी और चंदन लेहाव के बीच के रिश्ते को देखते हुए यश वर्मा को अपने घर पर बुलाकर चंदन को अकेला छोड़ना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। इसलिए स्कूल शुरू होने से पहले ही देवांश ने चंदन जोशी और उनकी पत्नी को सुझाव दिया था कि चंदन उनके साथ रहने आ जाए। दूसरों को शायद देवांश की काबिलियत का अंदाजा न हो, लेकिन चंदन के माता पिता जरूर जानते थे। देवांश उनके बेटे की देखभाल कर रहा था, इसलिए वे पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने उसका दिल से शुक्रिया अदा किया और यहां तक कहा कि अगर चंदन कभी बदतमीजी करे तो देवांश बेझिझक उसे डांट फटकार लगाए। उन्होंने ये बात चंदन के सामने कही, जिससे वो बहुत निराश हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो और देवांश दोनों 12वीं कक्षा में थे, तो उनके बीच इतना बड़ा अंतर क्यों था? विला 2 मंजिला था। हर मंजिल लगभग 120 वर्ग मीटर में फैली थी। भूतल पर एक बैठक, भोजन कक्ष, रसोई, स्नानघर और एक बड़ा अतिथि कक्ष था, जिसमें एक संलग्न स्नानघर था। ऊपरी मंजिल पर एक मास्टर बेडरूम, एक संलग्न बाथरूम, एक अध्ययन कक्ष और एक खेती कक्ष था, जिसे देवांश ने अपने लिए डिजाइन किया था। चूंकि 2 लोग रहने आ रहे थे, देवांश ने साधना कक्ष में शिफ्ट होने और उनमें से किसी एक को मास्टर बेडरूम देने पर विचार किया। लेकिन यश और चंदन दोनों ने नीचे वाले अतिथि कक्ष को साझा करने पर जोर दिया। मजाक में कहा कि अगर देवांश कभी किसी महिला सहपाठी को ऊपर ले आए तो ये उसके लिए ज्यादा सुविधाजनक होगा। बेशक देवांश का किसी भी महिला सहपाठी को घर लाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन किसी को ऊपर रखने से उसकी साधना में बाधा जरूर आई। इसके अलावा नीचे का कमरा 2 सिंगल बेड और डेस्क के लिए पर्याप्त जगह वाला था। चूंकि उन्हें साझा करने में कोई आपत्ति नहीं थी, देवांश मान गया। जिस दिन वे रहने आए, देवांश ने उन्हें ध्यान और बुनियादी श्वास नियंत्रण सिखाया। ये बुनियादी तकनीकें थी, गहन आध्यात्मिक विधियां नहीं। असाधारण प्रतिभा वाले लोगों के लिए ये साधना के द्वार खोल सकती थी। चंदन और यश जैसे औसत छात्रों के लिए ये केवल स्वास्थ्य और दीर्घायु में सुधार करेंगी, सच्ची साधना की ओर नहीं ले जाएंगी। भाषा सीखने की तरह साधना बचपन से ही शुरू होनी चाहिए, स्वभाव बन जाना चाहिए, वरना ये सिर्फ नकल है जो कभी किसी के अस्तित्व में पूरी तरह समाहित नहीं होती। फिर भी देवांश के विला में भरपूर आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ जब उन्होंने आधे घंटे तक ध्यान और श्वास नियंत्रण का अभ्यास किया, तो दोनों को अविश्वसनीय रूप से ताजगी और शांति का अनुभव हुआ। वाह, ये तो चमत्कार है। मैं बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहा हूं। कोई आश्चर्य नहीं कि आपके ग्रेड इतने अच्छे हैं। बॉस, आपके पास तो ये गुप्त हथियार है, चंदन ने नाटकीय ढंग से कहा। धन्यवाद बॉस, इस तकनीक से मुझे यकीन है कि मैं हुआकिंग विश्वविद्यालय में दाखिला पा सकता हूं, यश ने कहा। अपने पिता की बीमारी के बाद वो काफी शांत हो गया था। हुआकिंग में ऐसी क्या खासियत है? मैं विश्वपुर विश्वविद्यालय जाना चाहता हूं। मैंने सुना है कि वहां की लड़कियां बहुत शांत होती हैं, पूरी गर्मियों में समुद्र तट पर बिकिनी पहनती हैं। चंदन ने मुस्कुराते हुए कहा। बंद करो। देवांश और यश ने एक साथ तिरस्कार भरा इशारा किया और इस तरह यश और चंदन देवांश के घर में बस गए।
वे दोनों अपने अंतिम वर्ष के महत्व को समझते थे। उन्होंने बिना किसी निगरानी के मन लगाकर पढ़ाई की। साथ ही अलग अलग मंजिल पर रहने के कारण उन्होंने देवांश की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं डाली। एक महीना बीत गया। यश के क्विज स्कोर में नाटकीय रूप से सुधार हुआ। वो अपनी कक्षा में 5वें स्थान पर रहा। चंदन की प्रगति और भी प्रभावशाली रही। वो 30वें से शीर्ष 10 में पहुंच गया। उसके माता पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने देवांश को धन्यवाद देने के लिए एक विशेष रात्रि भोज का आयोजन किया, जिससे चंदन थोड़ा उदास हो गया। उसकी इतनी मेहनत के बाद भी श्रेय देवांश को ही गया। दक्षिण भारत में नवंबर के बाद मौसम ठंडा हो जाता है, बीच बीच में शरद ऋतु की बारिश के साथ। फिर भी हर्बल चाय का कारोबार धीमा नहीं पड़ा। ये बढ़ता रहा, हालांकि गर्मियों की तुलना में कम नाटकीय रूप से। डोंगलिन्यू क्लोथिंग कंपनी पर मौसम का कोई असर नहीं पड़ा और वो तेजी से विस्तार करती रही। कुंटिंग चेन होटल्स ने नवंबर में अवधपुर शहर में अपना पहला फ्लैगशिप स्टोर खोला। दूसरा स्टोर राज्य की राजधानी लिनपुर में था, जहां उन्होंने एक छोटा सा होटल खरीदा था, जिसका अब नवीनीकरण चल रहा है। लेकिन देवांश को इन सब बातों से कोई सरोकार नहीं था। उसका ध्यान अपने दिवंगत गुरु ऋषि यशवंत की समाधि और उस साधारण कुटिया पर था जहां वे कभी रहा करते थे, जिसे भग्न आश्रम के नाम से जाना जाता था। हालांकि कहा जाता है कि मरणोपरांत सम्मान की तुलना जीवंत भक्ति से नहीं की जा सकती। अब जब देवांश के पास धन था तो वो कुछ सार्थक करना चाहता था। उसने भग्न आश्रम का पुनर्निर्माण किया, ऋषि गौरांग और अपने गुरु के चित्र स्थापित किए और समाधि का जीर्णोद्धार किया। वास्तु सिद्धांतों के अनुसार फूल और पेड़ लगाए। उसने जमीन का विस्तार तो नहीं किया, लेकिन हर विवरण, चित्र, शिलालेख, यंत्र, पौधे, पत्थर और लकड़ी देवांश ने गर्मी की छुट्टियों और स्कूल खुलने के बाद सप्ताहांत में खुद चुना और व्यवस्थित किया। इस सप्ताहांत तक ये साधारण लेकिन दिल से किया गया प्रोजेक्ट आखिरकार पूरा हो गया। 20 साल पुरानी महुआ शराब की एक बोतल और मिट्टी में भुना हुआ चिकन लेकर देवांश शनिवार की सुबह सुबह अपने गुरु की समाधि पर पहुंचा। गुरु, मैं अप्राण साधना के 5वें स्तर पर पहुंच गया हूं। मुझे लगता है कि मैं जल्द ही 6ठे स्तर पर पहुंच जाऊंगा। अगर मैं आगे बढ़ता रहा तो शायद मैं पौराणिक नागव्याघ्र लोक को भी छू लूं। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है, गुरु? बस अफसोस है कि आप इसे देखने के लिए यहां नहीं हैं। आपको बहुत गर्व होता, देवांश ने अपने गुरु और अपने लिए एक एक प्याला शराब डालते हुए कहा। इस बीच राजधानी में शांतिवन पहाड़ी के पीछे एक सादा धूसर ईंटों का आंगन बना हुआ था। हालांकि ये अदृश्य था, फिर भी ये अलग दिख रहा था। 2 सशस्त्र पहरेदार द्वार के दोनों ओर खड़े थे। आंगन से एक गंभीर ऊर्जा निकल रही थी, जिससे राहगीरों के कदम धीमे हो गए और उनकी आवाज धीमी हो गई। बरसात का दिन था। उत्तर में होने के कारण राजधानी को दक्षिण भारत की तुलना में साइबेरियाई ठंड का एहसास बहुत पहले हो गया था। एक कमरे के अंदर हीटिंग तेज कर दी गई थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति व्हीलचेयर पर बैठा था। गर्मी के बावजूद उसके पैर ऊनी कंबल से ढके हुए थे। वो कमजोर था। उसकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर पुरानी छाल जैसी रेखाएं थी। उसके बाल और दाढ़ी सफेद थे। उसने चश्मा पहना हुआ था और अखबार पढ़ रहा था। एक शांत गरिमा की छवि। लेकिन अगर देवांश वहां होता तो उसे उस अंधेरी ऊर्जा और उस सहज अधिकार का एहसास होता, जिसे सम्मान देने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। खांसी खांसी। बूढ़े आदमी ने अचानक अपना मुंह ढक लिया और जोर जोर से खांसने लगा। वहां मौजूद नर्सिंग स्टाफ तेजी से आगे बढ़ा और उसकी पीठ थपथपाने लगा। थोड़ी देर बाद खांसी कम हो गई और बूढ़े आदमी की सांस फूलने लगी। मैं बूढ़ा हो गया हूं, बहुत बूढ़ा, अब कोई काम नहीं। उसने बुदबुदाते हुए सिर हिलाया और अपने अखबार की तरफ मुड़ गया। लेकिन कुछ ही देर बाद खांसी फिर से शुरू हो गई और भी तेज।
कमांडर, क्या मैं आपके लिए दवा लाऊं? नर्स ने धीरे से फुसफुसाया, जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। ये एक पुरानी समस्या है। हर साल इस मौसम में मैं मुश्किल से बिस्तर से उठ पाता हूं, लगातार खांसता रहता हूं। अगर आप मुझे दवा भी लाते हैं तो ये केवल अस्थायी राहत है। अंत में मेरे पेट और आंतों को तकलीफ होती है और मेरे पैर जैसे हैं। मुझे पाचन संबंधी समस्याएं सबसे ज्यादा नापसंद है। बूढ़े आदमी ने कर्कश लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। नर्स ने उसका इनकार देखकर उसकी पीठ थपथपाते रहने के अलावा कोई चारा नहीं छोड़ा ताकि उसकी सांस लेने में आसानी हो। लेकिन जैसा उसने कहा था, कुछ ही देर बाद खांसी फिर से शुरू हो गई। उसे तड़पता देखकर वो बेचैन और दुखी हो गई। उसकी सहानुभूति ने उसे कुछ याद दिलाया। हालांकि वो आधुनिक चिकित्सा में प्रशिक्षित थी और हर्बल उपचारों को लेकर संशय में थी, उसने हाल ही में अमृत हर्बल चाय का एक पैकेट आजमाया था, जो उसे गले में खराश और हल्की सूजन के लिए उपहार में मिली थी। उसे आश्चर्य हुआ कि ये काम कर गया। ठंडक, ताजगी देने वाला और पेट के लिए हल्का। कुछ दिनों बाद उसके गले का दर्द गायब हो गया। कमांडर, आपका पेट ठंड से संवेदनशील है। क्या मैं आपके लिए हर्बल चाय की एक गर्म बोतल लाऊं? ये एक नया उपचार है। मैंने इसे खुद आजमाया है और इसे काफी असरदार पाया है। इससे आपका पेट खराब नहीं होगा। उसने हिचकिचाते हुए सुझाव दिया। हर्बल चाय अच्छी होती है, मुझे इसमें मजा आता है, लेकिन जो इसे बनाना जानता था वो अब नहीं रहा। आजकल की हर्बल चाय अब वैसी नहीं रही, बूढ़े आदमी ने कहा। उसकी आंखें दुख और यादों से धुंधली हो गई। उसके शब्दों से नर्स का चेहरा पीला पड़ गया। एक पुरानी कहावत है, किसी नेता की सेवा करना बाग की देखभाल करने जैसा है। हालांकि वो बूढ़ा आदमी हमेशा दयालु और कभी कठोर नहीं रहा, फिर भी उसकी पहचान असाधारण थी। एक संस्थापक जनरल जो कभी उपराष्ट्रीय पद पर था, उसके सौम्य व्यवहार के बावजूद वो हर दिन बर्फ पर चलती थी, ये जानते हुए कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अब उसे किसी खोए हुए व्यक्ति के बारे में बोलते हुए सुनकर, जिसने कभी असली हर्बल चाय बनाई थी, उसे डर लग रहा था कि उसने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा दी है। लेकिन बूढ़े आदमी ने अनगिनत तूफान देखे थे और अनगिनत चेहरे पढ़ लिए थे। उसकी घबराहट भांप ली और उसे तुरंत आश्वस्त किया। लिन, ज्यादा मत सोचो, मैं तो बस यादें ताजा कर रहा था। तुम्हारा सुझाव अच्छा है, चलो मुझे वो हर्बल चाय लाओ। लिन ने राहत महसूस करते हुए सिर हिलाया। मैं डॉक्टर से इजाजत मांगूंगा। अगर मंजूर हो गया तो मैं उसे गर्म करके तुम्हारे पास ले आऊंगा। कमांडर, हर्बल चाय सिर्फ एक पेय है, दवा नहीं। थोड़ी सी लेने से कोई नुकसान नहीं होगा। इतना घबराने की जरूरत नहीं है, उसने कहा। लिन मुस्कुराई और कहा कि वो समझ गई है, लेकिन जाने के बाद उसने अमृत हर्बल चाय की एक बोतल गर्म करके कप में डालने से पहले उपस्थित चिकित्सक से अनुमति ली। ये हर्बल चाय, बूढ़े आदमी ने एक घूंट लेते हुए धीरे से कहा। उसका हाथ कांप रहा था और उसकी आंखें नम हो गई। कमांडर, मुझे माफ करना। अगर आपको यह पसंद नहीं है तो मैं इसे तुरंत फेंक दूंगा। लिन ने उसकी अचानक प्रतिक्रिया से घबराकर कहा। किसने कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है? ये असली हर्बल चाय है, असली हर्बल चाय, उसने कहा और फिर एक ही बार में पूरा कप पी गया। आह, कितना ठंडा, कितना ताजा, आरामदायक। बस थोड़ा ज्यादा मीठा है, उसने कप नीचे रखते हुए और गहरी सांस लेते हुए कहा। फिर चुपचाप उसके गाल पर एक आंसू लुढ़क गया। लिन इतनी डरी हुई थी कि उसने सांस लेने की हिम्मत नहीं की। उसके दिल में अफसोस भर गया। काश उसने चाय का जिक्र न किया होता, लेकिन बूढ़े ने उसके डर को भाप ही नहीं लिया। उसने आंसुओं को बहने दिया, यादों में खो गया। ये युद्ध का समय था, एक ऐसा दौर जब भारत विदेशी ताकतों के कहर से जूझ रहा था। परिवार बिखर रहे थे, बच्चों ने माता पिता खो दिए, अराजकता का बोलबाला था।
वो बूढ़ा उन बच्चों में से एक था। वो सब कुछ खो चुका था और भूख और बीमारी से बमुश्किल जिंदा सड़क किनारे गिर पड़ा था। अगर एक अधेड़ उम्र का आदमी वहां से गुजरकर उसे न बचाता तो उसकी जान जा सकती थी। उस साल वो 12 साल का था। उस आदमी ने बड़ी लगन से उसकी देखभाल की। उस दौरान उस लड़के ने उसे कई डाकुओं को रहस्यमयी तकनीकों से हराते देखा। उस आदमी की देखरेख में वो जल्दी ठीक हो गया। उसने उसका शिष्य बनने, उन तकनीकों को सीखने और देश की सेवा करने की विनती की। लेकिन उस आदमी ने कहा कि वो साधना के लिए बहुत बूढ़ा हो गया है। उसने उसे केवल बुनियादी ध्यान और श्वास नियंत्रण सिखाया, फिर उसे एक किसान परिवार की देखभाल में छोड़ दिया और गायब हो गया। उस बूढ़े आदमी ने उसे फिर कभी नहीं देखा। उन तकनीकों और युद्ध के प्रति अपनी स्वाभाविक प्रतिभा से लैस वो हर युद्ध में शांत रहा और एक महान सैनिक बना। और उन्हीं तकनीकों की वजह से वो राजनीतिक उत्पीड़न, ठंडे इलाकों में निर्वासन और मवेशियों के बाड़े में कैद से बच गया। जबकि शांतिकाल में उसके कई साथी मारे गए, उसने सहन किया। हालांकि वे कई बीमारियों से ग्रस्त थे, फिर भी वे आज तक जीवित रहे। भारत के अंतिम जीवित संस्थापक सेनापतियों में से एक। जैसे जैसे लोग बूढ़े होते जाते हैं, उन्हें और भी यादें ताजा होती जाती है। वो बूढ़ा व्यक्ति ईमानदारी से जिया था। अब जब राष्ट्र मजबूत था और उसके बच्चे नाती पोते कामयाब थे, तो उसे अपनी खराब सेहत के बावजूद शांति का अनुभव हुआ। लेकिन एक अफसोस अभी भी बाकी था। उसने अपने उपकारकर्ता को फिर कभी नहीं देखा। उस व्यक्ति को जिसने उसे बचाया था, उसकी देखभाल की थी और उसे सिखाया था। और अब अमृत हर्बल चाय के इस प्याले ने उसकी यादें ताजा कर दी। इसका स्वाद बिल्कुल उस चाय जैसा था जो उस आदमी ने कभी उसके लिए बनाई थी। वर्षों से वो उस स्वाद की तलाश में था। उसे वो अब तक नहीं मिला था। शालिनी, हाँ, मैंने तुम्हें डरा तो नहीं दिया, है ना? चिंता मत करो, मैं ठीक हूं, बहुत ठीक। और मुझे सचमुच तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने मुझे इतनी शानदार हर्बल चाय से परिचित कराया। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछते हुए कहा। उस मुस्कान के साथ उसके चेहरे की गहरी रेखाएं गर्मजोशी से चमक उठीं। सच में, अगर तुम्हें पसंद आई तो मैं अगली बार तुम्हारे लिए एक और कप गर्म करूंगी, शालिनी ने कहा। बोलते बोलते उसका दिल आखिरकार शांत हो गया। उसका चेहरा आश्चर्य से चमक उठा। जरूरी है, अब मुझे एक फोन करना है। बुजुर्ग हंस पड़े। ये सुनकर शालिनी ने जल्दी से उसे फोन थमा दिया। फोन लेते हुए उसने पूछा, तुमने कहा था इस हर्बल चाय का नाम क्या है? कमांडर को रिपोर्ट कर रहा हूं। इसे अमृत हर्बल चाय कहते हैं। ये दक्षिण भारत में बनती है, शालिनी ने जवाब दिया। उसकी आंखों में उलझन झलक रही थी। बूढ़ा कमांडर ऐसी बातों के बारे में कम ही पूछता था। उनका ध्यान हमेशा राष्ट्रीय मामलों पर रहता था। अमृत हर्बल टी, दक्षिण भारत। ठीक है, बूढ़े ने सिर हिलाया और एक नंबर डायल किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, दूसरी तरफ से एक गंभीर आवाज आई। मुझे दक्षिण भारत की अमृत हर्बल टी फैक्ट्री की जानकारी भेजो, बुजुर्ग ने सीधे आदेश दिया। शालिनी जानती थी कि कमांडर बहुत कम फोन करता है और जब करता भी है तो हमेशा किसी जरूरी बात पर। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो किसी हर्बल टी फैक्ट्री के बारे में जानकारी मांगेगा। उसकी आंखें लगभग फटी की फटी रह गई। उस कॉल के बाद बुजुर्ग ने राजधानी में अपनी बेटी को एक और फोन किया और उसे घर आने के लिए कहा। दोनों फोन एक के बाद एक किए गए और उसकी बेटी के पुश्तैनी हवेली पहुंचने से पहले ही अमृत हर्बल टी फैक्ट्री की जानकारी उसके हाथ लग चुकी थी। बुजुर्ग के पहले 3 बेटे और 2 बेटियां थी, लेकिन युद्ध और अशांति के वर्षों में एक बेटा और एक बेटी की मृत्यु हो गई थी। अब केवल 2 बेटे और एक बेटी ही बचे थे। दोनों बेटे शहर से बाहर तैनात थे। एक क्षेत्रीय प्रशासक, दूसरा वरिष्ठ सेना कमांडर। बेटी भारतीय रिजर्व बैंक में काम करती थी।
वो परिवार में सबसे छोटी थी। उसका नाम मीरा अय्यर था। 40 साल की एक संतुलित महिला, साफ सुथरे और रूढ़िवादी कपड़े पहनती थी। उसके चेहरे पर किसी ऐसे व्यक्ति का शांत अधिकार झलकता था जो निर्णय लेने में माहिर हो। पापा, क्या कोई आपात स्थिति थी? आपने मुझे इतनी अचानक वापस बुला लिया? मीरा ने हैरान होकर पूछा। जब वो अंदर आई और अपने पिता को व्हीलचेयर पर आराम से बैठे दस्तावेज पढ़ते हुए देखा। उनके जैसे परिवारों में घर पर अचानक किया गया फोन अक्सर सामान्य से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसे देखो, बुजुर्ग ने उसे फाइल देते हुए कहा। मीरा ने उसे खोला और उसमें लिखी बातों पर गौर किया। वो दक्षिण भारत की अमृत हर्बल टी फैक्ट्री के बारे में थी। उसकी भौहें तंग गई। पापा, आपको अचानक एक छोटे से व्यवसाय में इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई? एक केंद्रीय बैंक अधिकारी के रूप में मीरा ने अनगिनत निगम देखे थे, जिनमें वैश्विक दिग्गज भी शामिल थे। अमृत हर्बल टी स्थानीय स्तर पर भले ही फल फूल रही हो, लेकिन उसकी नजर में ये अभी भी एक छोटा उद्यम था। वो भी इसे मामूली मानती थी। तो फिर उसके पिता, जो कभी देश के इतिहास में एक बड़ी हस्ती थे, ने उसे इस पर चर्चा करने के लिए तुरंत क्यों बुलाया? ये सिर्फ एक छोटा व्यवसाय नहीं है, ये एक बहुत ही खास व्यवसाय है, बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या खास बात है? क्या ये बस तेजी से बढ़ रहा है? ओह, एक युवा शेयर धारक है। फैक्ट्री की स्थापना तब हुई थी जब वो 17 साल का भी नहीं था। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। दिल्ली में भी कई प्रतिभाशाली लोग हैं। मीरा ने फिर से देखते हुए कहा। बस एक ही खास बात थी, वो था नाम देवांश कुलकर्णी। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में युवा उद्यमियों की कोई कमी नहीं थी। कुछ अमीर घराने में पैदा हुए तो कुछ अपनी मेहनत से आगे बढ़े। मीरा के स्तर पर ऐसी कहानियां आम थी। कोई बात नहीं, सिर्फ पढ़कर समझ नहीं आएगी। क्या तुम्हें वो आदमी याद है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, जिसने मेरी जान बचाई थी? बुजुर्ग ने पूछा। जरूर, उसने तुम्हें ध्यान और सांसों पर नियंत्रण सिखाया था। मीरा ने अपने पिता के विचारों का अनुसरण करते हुए जवाब दिया। उस आदमी ने एक बार मेरे लिए हर्बल चाय बनाई थी। उसका स्वाद बिल्कुल इस अमृत हर्बल चाय जैसा था। बुजुर्ग ने कहा। तो हो सकता है कि ये फैक्ट्री उसके वंशज चला रहे हों। मीरा के तेज दिमाग ने तुरंत ही सारी बातें समझ ली। बिल्कुल, उनका शुक्रिया अदा न कर पाना मुझे हमेशा से भारी लगता रहा है। लेकिन अब मानो किस्मत ने मुझे इस दुनिया से जाने से पहले ही कोई सुराग दे दिया हो। अगर मैं उन्हें सीधे शुक्रिया अदा न भी कर पाऊं, तो उनके वंशजों से मिलकर मुझे सुकून जरूर मिलेगा। बुजुर्ग ने कहा। उनकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी और वे फिर से खांसने लगे। पापा, परेशान मत होइए। अब जब हमें सुराग मिल गया है तो हम उस व्यक्ति को बुलाकर पता कर सकते हैं। मीरा ने धीरे से उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा। अगर वो सचमुच मेरे उद्धारकर्ता के वंशज हैं, तो हमें उनका पूरा सम्मान करना चाहिए। आदर्श रूप से मुझे खुद जाना चाहिए, लेकिन मेरी सेहत और स्थिति इसे मुश्किल बनाती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इन डॉक्टर तरुण अयंगर को राजधानी बुलाएं, बुजुर्ग ने कहा। अपनी सारी बुद्धि के बावजूद बुजुर्ग ने एक गलती की थी। उन्होंने मान लिया था कि वंशज आयुर्वेदिक प्रोफेसर तरुण अयंगर हैं, जबकि उन्हें यह एहसास नहीं था कि वह देवांश है। प्रोफेसर की उम्र और हैसियत को देखते हुए यह अनुमान समझ में आता था। आमतौर पर आयुर्वेद के किसी प्रोफेसर के लिए किसी केंद्रीय बैंक के प्रमुख का व्यक्तिगत मुलाकात जरूरी नहीं होता। लेकिन मीरा जानती थी कि उसके पिता का अनुरोध कोई साधारण बात नहीं थी, और अगर ये व्यक्ति सचमुच उसके पिता के उद्धारकर्ता का वंशज होता तो वो मना करने की हिम्मत नहीं करती। ठीक है, मैं अपना काम किसी और को सौंप दूंगी और आज ही लिनपुर के लिए उड़ान भरूंगी, मीरा ने कहा। अच्छा, जितनी जल्दी हो सके, बुजुर्ग ने सिर हिलाया। उनकी आंखें उत्सुकता से भरी हुई थी। हालांकि उन्होंने सिर्फ जितनी जल्दी हो सके कहा था, लेकिन उन शब्दों का बहुत महत्व था।
उन्होंने राष्ट्रीय संकटों का सामना शांति से किया था। शायद ही कभी तत्परता दिखाई हो, लेकिन आज उन्होंने किया। मीरा समझ गई। उन्होंने जल्दी से जवाब दिया, मैं अभी इंतजाम कर दूंगी। वो हवेली से निकली और रास्ते में अपनी सेक्रेटरी को फोन करके लिनपुर के लिए अगली उपलब्ध उड़ान बुक करने को कहा। हालांकि डॉक्टर तरुण अयंगर अक्सर राज्य सरकार के आवास पर आते थे और दक्षिण भारत के चिकित्सा जगत में एक सम्मानित व्यक्ति थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वे राजधानी स्थित इस भव्य पुश्तैनी हवेली में कदम रखेंगे। नहीं, ये कि वे इस बुजुर्ग से मिलेंगे जिसे उन्होंने सिर्फ टेलीविजन पर ही देखा था। आने से पहले मीरा अय्यर ने डॉक्टर अयंगर को यह नहीं बताया था कि उनके पिता ने उन्हें क्यों बुलाया है। उनके पिता द्वारा ही उन्हें समझाना ज्यादा उचित था। आखिरकार जिस व्यक्ति ने कभी उनके पिता की जान बचाई थी, उसने तो कोई नाम भी नहीं छोड़ा था। इतने सालों बाद एक अजनबी के रूप में उनके पास वास्तव में स्पष्टीकरण देने का कोई रास्ता नहीं था। नमस्ते महोदय, एल्डर कमांडर तरुण ने अभिवादन किया। उनकी आवाज स्थिर थी, लेकिन उनकी आंखें भावनाओं से भरी हुई थी। सहज ही उन्होंने अपनी पीठ सीधी कर ली। हालांकि बुजुर्ग को थोड़ी निराशा हुई। उनकी सहज प्रवृत्ति ने उन्हें बताया कि ये व्यक्ति उनके लंबे समय से खोए हुए उपकारक का वंशज या उत्तराधिकारी नहीं था। फिर भी सच्चाई तो यही थी। तरुण अयंगर ने अमृत हर्बल चाय बनाई थी, इसलिए निराशा के बावजूद बुजुर्ग ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। हाँ, प्रोफेसर तरुण, कृपया बैठिए। जी सर, तरुण ने गहरी सांस लेते हुए और सम्मान से कठोर मुद्रा में सावधानी से बैठते हुए कहा। तरुण को इतना औपचारिक और घबराया हुआ देखकर बुजुर्ग के संदेह की पुष्टि ही हुई। जिस व्यक्ति को वो याद कर रहे थे, वो शांत, आत्मविश्वासी और सहज था। भले ही उनके वंशजों के पास वैसी शक्ति न हो, फिर भी उन्हें उस शक्ति का कुछ अंश विरासत में मिला होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको यहां क्यों बुलाया, बुजुर्ग ने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा। तरुण ने ऊनी कंबल से ढके बुजुर्ग के पैरों की ओर देखा और सिर हिलाया। जी सर। हालांकि उनके चिकित्सा कौशल की अच्छी प्रतिष्ठा थी, ये राजधानी थी, एक ऐसी जगह जहां राष्ट्रीय चिकित्सा के विशेषज्ञ एकत्रित होते थे। तरुण ने यह अनुमान नहीं लगाया कि मीरा ने उन्हें सिर्फ अपने पिता का इलाज करने के लिए बुलाया है। आपको अमृत हर्बल चाय का फॉर्मूला किसने दिया? बड़े ने आखिरकार मुद्दे पर आते हुए पूछा। तरुण का शरीर अकड़ गया। अब उसे समझ आ गया, बात चाय की थी, या यूं कहें कि उस चाय के पीछे के युवक देवांश कुलकर्णी की। देवांश के चमत्कारी स्वभाव को, खासकर चिकित्सा और रत्नों से उसके रहस्यमयी संबंध को तरुण से बेहतर कोई नहीं जानता था। लेकिन एक व्यक्ति जितना रहस्यमय होता है, उतनी ही ज्यादा शक्तियां उसकी ओर आकर्षित होती हैं। अब अमृत हर्बल चाय की वजह से देवांश ने भारत के सबसे पूजनीय व्यक्तियों में से एक का ध्यान आकर्षित कर लिया था। ये वरदान था या खतरा? जैसा कि कहावत है, सबसे ऊंचा पेड़ सबसे तेज हवा को पकड़ लेता है। एक बार राज्य का ध्यान गया तो देवांश का क्या होगा? तरुण को गहरी अनिश्चितता महसूस हुई, इसलिए वो हिचकिचाया। एक साधारण से प्रश्न का सामना करते हुए उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उत्तर दे। देवांश ने उसे अपना दोस्त कहा था, लेकिन सच तो यह था कि वो उसका गुरु भी था। तरुण की सहज प्रवृत्ति उसकी रक्षा करने की थी। घबराओ मत, इस फॉर्मूले के मालिक का मैं पूरा सम्मान करता हूं, बुजुर्ग ने तरुण की बेचैनी देखकर और उसे आश्वस्त करते हुए कहा। तरुण ने बुजुर्ग की आंखों में देखा। अपनी प्रतिष्ठा और रुतबे को देखते हुए बुजुर्ग के पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था, और अगर वो जांच करना चाहते तो देवांश की पहचान उजागर करना आसान होता। तरुण आखिरकार शांत हुए और ईमानदारी से जवाब दिया, सर, चूंकि आपने हमारी फैक्ट्री का विवरण देखा है, तो आपको पता ही होगा कि हमारे पास एक युवा प्रमुख शेयरधारक है, देवांश कुलकर्णी। यही है। बुजुर्ग दंग रह गए।
उन्होंने मान लिया था कि यह फॉर्मूला तरुण के किसी सीनियर ने दिया होगा। उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि ये अमृत हर्बल टी के युवा शेयरधारक तक पहुंचेगा। ये सही है, उन्होंने मुझे फॉर्मूला दिया था। चूंकि वो अभी स्कूल में है, इसलिए उन्होंने मुझे तकनीकी पक्ष की देखरेख करने के लिए कहा था। तरुण ने समझाया। मैंने गलत अनुमान लगाया था। बुजुर्ग ने आधे हंसते हुए, आधे भावुक होकर कहा। मीरा अय्यर को यह और भी ज्यादा बुरा लगा। उनकी यात्रा व्यर्थ गई। अब उन्हें दक्षिण भारत लौटना होगा, इस बार एक हाई स्कूल के छात्र को आमंत्रित करने के लिए, और वो एक केंद्रीय बैंक की प्रमुख थी। लेकिन उसके पिता को उपाधियों की परवाह नहीं थी। चूंकि तुम उनसे मिलना चाहती हो, तो क्या मैं उन्हें फोन करके राजधानी आने के लिए कहूं? तरुण ने प्रस्ताव रखा। देवांश की कम प्रचारित रहने की इच्छा अब संभव नहीं थी। बेहतर होगा कि पहल की जाए। मीरा को फिर जाने दो। वो तो बस एक छात्र है, उसका अकेले जाना ठीक नहीं है। किसी को उसके स्कूल को भी सूचित करना होगा, बड़े ने कहा। चूंकि बड़े ने कह दिया था, न तो तरुण और न ही मीरा ने विरोध करने की हिम्मत की। वो दक्षिण भारत लौटेगी। इस बार तरुण उसके साथ होगा। देवांश कुलकर्णी ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो उस महान स्वतंत्रता सेनानी से रूबरू होगा, जिसके बारे में उसने इतिहास की किताबों में पढ़ा था और टीवी पर देखा था। यह कहना कि वो रोमांचित नहीं था, झूठ होगा। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक सच्चा नायक था, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने हर नागरिक के मन में गहरा सम्मान जगाया। देवांश भी कोई अपवाद नहीं था। वो बचपन से ही इस दिग्गज का प्रशंसक था। फिर भी वो घबराया नहीं, बल्कि उसने आदरपूर्वक झुककर कहा, नमस्ते दादाजी अय्यर। देवांश के अंदर आते ही बुजुर्ग को पता चल गया कि उसे सही व्यक्ति मिल गया है। उसने अपने उपकारक का प्रतिबिंब देखा, शांत, आत्मविश्वासी, तेज नजर वाला, मानो वो सब कुछ देख सकता हो। तुम्हें हर्बल चाय का फॉर्मूला किसने सिखाया? खांसी, बुजुर्ग ने पूछा। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी और खांसी के दौरे में बदल गई। पापा, ज्यादा उत्तेजित मत होइए। मीरा आगे बढ़ी और धीरे से उनकी पीठ थपथ पाई, लेकिन बुजुर्ग की सांसें आसानी से नहीं रुकी और अपनी उतावली में मीरा का थपथपाना थोड़ा जोरदार हो गया। मुझे करने दो, देवांश ने आगे बढ़ते हुए कहा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि यह बुजुर्ग का घर था, या कि प्रोटोकॉल कहता है कि उसे ज्यादा पास नहीं आना चाहिए। नहीं, मीरा ने तुरंत आपत्ति जताई। उसके पिता का रुतबा बहुत ऊंचा था। वो एक किशोर को उन्हें छूने कैसे दे सकती थी? अगर वो इतने कोमल न होते और दर्द देते तो ये अकल्पनीय होता। मैं चिकित्सा शास्त्र समझता हूं, देवांश ने शांति से कहा। फिर भी ये नहीं है, मीरा ने जवाब दिया। उसकी नजर में देवांश बस एक छात्र था। उसे कितना कुछ पता हो सकता है। मीरा अय्यर को यह कहते देख देवांश कुलकर्णी अब और हस्तक्षेप नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने बस अपना सिर हिलाया और बैठने के लिए तैयार हो गए। खांसी, आने दो उसे, एल्डर अय्यर ने हाफते हुए देवांश की ओर इशारा करते हुए कहा। पापा, वो तो बस एक स्कूली बच्चा है, अगर वो सावधान नहीं रहा तो। मीरा ने चिंतित होकर कहा। चूंकि देवांश और एल्डर अय्यर के बीच दशकों से गुप्त निजी इतिहास से जुड़ी बातें थी, इसलिए कमरे में केवल वे दोनों और मीरा ही थे। कोई नर्सिंग स्टाफ मौजूद नहीं था। डॉक्टर तरुण अयंगर, जो देवांश के साथ लौटे थे, नीचे ही रहे। उनका अमृत हर्बल टी के फॉर्मूले से कोई संबंध नहीं था, इसलिए उनके लिए पैतृक हवेली में बेरोक टोक आना जाना उचित नहीं था। फिर भी एल्डर अय्यर सांस लेने में कठिनाई महसूस करते हुए देवांश की ओर लगातार इशारा करते रहे। मीरा अपने पिता के गुस्से को जानती थी, इसलिए उनकी बात न मानने की हिम्मत नहीं हुई। वो बस गंभीरता से निर्देश दे सकी, सावधान रहना, ज्यादा मत करना। देवांश ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी, साफ नाराजगी से। मैं चिकित्सा समझता हूं, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं।
क्या मजाक है। अगर एल्डर आयर एक क्रांतिकारी नायक न होते जिनकी देवांश गहरी प्रशंसा करता, तो मीरा के रवैये को देखते हुए शायद वो मदद भी न करते। मीरा आयर कौन थी? न सिर्फ वो एक प्रतिष्ठित परिवार से थी, बल्कि रिजर्व बैंक में उनके पद का मतलब था कि बहुत से लोग उनका सम्मान करते थे। किसी किशोर ने उनसे कब पलटकर बात की थी? उनके चेहरे पर आक्रोश की झलक दिख रही थी। वो झपटना चाहती थी, लेकिन अपने पिता की कड़ी निगाह देखकर वो बेबस होकर एक तरफ हट गई। उनकी नजरें अब भी देवांश पर टिकी थी। अमरता के मार्ग की खोज में लगे एक साधक के रूप में उड़ान, तात्विक नियंत्रण और आध्यात्मिक उपचार की कलाओं में निपुण देवांश भले ही एक मिलनसार पड़ोसी लगते हों, लेकिन अंदर ही अंदर उनमें एक साधक का गौरव था। मीरा की घूरती निगाहों से वो कैसे डर सकता था? न सिर्फ वो बेफिक्र था, बल्कि उसने एक हल्की सी नजर भी डाली, जिससे मीरा अपनी ही हताशा में लगभग घुट गई। आज के जमाने में सिर्फ यही नौजवान उसे इतनी खुलेआम नजरअंदाज करने की हिम्मत कर सकता था। बड़े आयर के पीछे चलते हुए देवांश ने सिर्फ उनकी पीठ थपथपाई नहीं, बल्कि उसने ग्रीवा रीढ़ पर श्वासनादी बिंदु को धीरे से थपथपाया, जबकि उसका दूसरा हाथ उरोस्थी के केंद्र में हृदय बिंदु को दबा रहा था। दोनों काम एक साथ कर रहा था। अपने पिता की रीढ़ और छाती पर देवांश के हाथ देखकर मीरा का चेहरा अचानक बदल गया। वो चिल्लाई, आप क्या कर रहे हैं? मुझे आपसे यही पूछना चाहिए था। इतना हंगामा कर रहे हैं। क्या आपके पिता ने आपको मेहमानों के साथ अच्छा व्यवहार करना नहीं सिखाया? जवाब देने वाली आवाज देवांश की नहीं थी, वो खुद बड़े आयर की थी, जो अब आश्चर्यजनक रूप से मजबूती से बोल रहे थे। पापा, आप ठीक हैं? मीरा आश्चर्य से बोली। उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गई। वो अपने पिता की डांट भी भूल गई। इस युवक की मदद से मेरा क्या बिगड़ गया? अब इससे माफी मांग लो, एल्डर आयर ने सख्ती से कहा। तभी मीरा को एहसास हुआ कि उसके पिता सचमुच गुस्से में थे। उसने तुरंत एक गंभीर और भयभीत भाव प्रकट किया। जिंदगी ऐसी ही है, जब आप कुछ चीजें हासिल करते हैं तो कुछ खोना भी अनिवार्य है। आम परिवारों में पिता की डांट गर्मजोशी भरी, यहां तक कि सुकून देने वाली भी लग सकती है, लेकिन आयर जैसे राजनीतिक परिवार में एल्डर आयर की डांट का असर होता था। मीरा जैसे बच्चे कभी भी उन्हें माता पिता की साधारण फटकार के रूप में नहीं देख पाए थे। हालांकि वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका था, फिर भी ये स्थिति नहीं बदली थी। मीरा को घबराया हुआ देखकर देवांश को अपराध बोध हुआ और उसने झट से कहा, बड़े आयर, नाराज मत होइए। मीरा आंटी को उम्मीद ही नहीं थी कि मैं इस उम्र में चिकित्सा पद्धतियों को समझ पाऊंगी। मैंने ये नहीं बताया था कि मैं श्वासनाड़ी और हृदय बिंदुओं की मालिश करूंगी। एल्डर आयर के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। उन्होंने अपनी बेटी को घूरा, फिर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ देवांश की ओर मुड़े और पुराने सवाल पर लौट आए। इस हर्बल चाय की रेसिपी आखिर किसने दी? मेरे दिवंगत गुरु, देवांश ने आंखों में उदासी के भाव के साथ जवाब दिया। ऋषि गौरांग वैदिक हर्बल चाय परंपराओं के संस्थापक थे, लेकिन कई मूल नुस्खे लुप्त हो चुके थे। हालांकि अमृत हर्बल चाय का फॉर्मूला बच गया था। ऋषि यशवंत ने इसे देवांश को सिखाया था। जब देवांश ने हर्बल चाय के व्यवसाय में उतरने का फैसला किया, तो उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का अवलोकन किया और अमृत हर्बल चाय को चुना। मुझे एक दुखद याद ताजा करने के लिए माफ करना, लेकिन कृपया मुझे एक और बात पूछने के लिए माफ करें। एल्डर आयर ने क्षमा याचना से भरी आंखों से कहा, क्या आपके गुरु ने कभी आपके ग्रैंडमास्टर का जिक्र किया था? एल्डर आयर के अनुसार उनके उपकारक उनसे कम से कम 30 साल बड़े थे। अगर अभी भी जीवित होते तो 100 साल से भी ज्यादा। देवांश की उम्र इतनी कम थी कि वो सीधे वंशज तो नहीं कहला सकता था, लेकिन शायद वो कोई शिष्य या परशिष्य था। आमतौर पर वो गुरु से सीधे पूछ लेता, लेकिन देवांश की युवावस्था और उसके गुरु के देहांत के कारण
ये असंभव हो गया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप अमृत हर्बल चाय को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं? देवांश ने पूछा। यह सवाल निमंत्रण के बाद से ही उसके मन में घूम रहा था। क्योंकि मैंने बचपन में ये चाय पी थी, उस बुजुर्ग ने पुरानी यादों से भरी आवाज में कहा। मैं 12 साल का था, गंभीर रूप से बीमार, भूखा और मरणासन्न। एक अधेड़ उम्र के तपस्वी आए और मुझे बचाया। उन्होंने मेरी देखभाल की और उस दौरान उन्होंने इसी स्वाद वाली ठंडी हर्बल चाय बनाई। उन्होंने मुझे ध्यान और श्वास नियंत्रण भी सिखाया। उन तकनीकों के बिना मैं आज जिंदा नहीं होता। तब से मैं उन्हें ढूंढता रहा हूं, लेकिन उन्होंने कोई नाम नहीं छोड़ा। युद्ध की अराजकता में उनका पता लगाने का कोई रास्ता नहीं था। ये मुझे जीवन भर का अफसोस रहा है। मुझे याद है कि उनके पास एक छोटी नीम की लकड़ी की तलवार और भट्टी के आकार का एक यंत्र पेंडेंट था। ये सुनकर देवांश की आंखें लाल हो गई। उन्होंने अपना बटुआ निकाला और ध्यान से एक पीली पड़ चुकी तस्वीर निकाली। उसमें एक सफेद बालों वाला तपस्वी था, जो पैच लगे कपड़ों में एक बच्चे को ले जा रहा था। देवांश के पास अपने गुरु के साथ यही एक तस्वीर थी। वो इसे हमेशा अपने पास रखता था। क्या ये वही है? देवांश ने कांपती आवाज में पूछा। ये वही है, ये वही है। तुम्हारे पास उसकी तस्वीर कैसे है? हालांकि दशकों बीत गए थे, एल्डर आयर ने तुरंत उस सफेद बालों वाले ऋषि को अपना उपकारक पहचान लिया। वही जिसने उन्हें ध्यान और श्वास नियंत्रण सिखाया था। वो जिस बच्चे का नेतृत्व कर रहे हैं, वो मैं हूं। देवांश ने आंसू बहाते हुए कहा। तुम मेरे उद्धारकर्ता के शिष्य हो। एल्डर आयर का पूरा शरीर कांप उठा। उन्होंने अपनी व्हीलचेयर से उठने की कोशिश की। उनकी धुंधली आंखों से आंसू बह रहे थे। एल्डर आयर, आप क्या कर रहे हैं? कृपया बैठ जाइए। देवांश कुलकर्णी ने खड़े होने की कोशिश कर रहे एल्डर आयर को सहारा देने के लिए आगे बढ़ते हुए कहा। आप मुझे एल्डर आयर कैसे कह सकते हैं? आपके गुरु सिर्फ मेरे रक्षक नहीं थे, वे मेरे मार्गदर्शक थे। मुझे अफसोस है कि उन्होंने मुझे बताया कि मैं साधना के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूं और अपनी गहरी शिक्षाएं मुझे नहीं दी। एल्डर आयर ने तस्वीर को हाथों में पकड़े हुए थोड़ा कांपते हुए कहा। पापा, कृपया बैठ जाइए। मीरा आयर ने अपने पिता के पैर की तकलीफ को समझते हुए आग्रह किया। उन्हें इतना अस्थिर खड़ा देखकर वो जल्दी से मदद के लिए आगे बढ़ी। नहीं, मुझे ये तस्वीर ठीक से रखने में मदद कीजिए। मैं झुककर उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। एल्डर आयर ने उन्हें विदा करते हुए कहा। बड़े आयर, आपको सचमुच नहीं बैठना चाहिए, खासकर जब उसमें मेरी तस्वीर लगी हो। कृपया बैठ जाइए। मैंने गुरुजी का अंतिम संस्कार और दफन खुद किया था। किसी और दिन मैं आपको उनके समाधि स्थल पर ले चलूंगा, ताकि हम साथ मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें। देवांश ने बुजुर्ग के हाव भाव से चौंकते हुए कहा। सच में? आपने ही उनका अंतिम संस्कार किया था? बड़े आयर ने देवांश का हाथ पकड़ते हुए पूछा। उनकी आवाज कांप रही थी। हां, देवांश ने उत्तर दिया। ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। बड़े आयर ने आखिरकार अपनी कुर्सी पर वापस बैठते हुए कहा। मीरा ने राहत की सांस ली, फिर देवांश की ओर एक उलझन भरी नजर डाली। किसने सोचा होगा कि ये युवक उसके पिता के लंबे समय से खोए हुए गुरु का शिष्य था? देवांश, दूसरे लोग मुझे एल्डर आयर कह सकते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं कहना चाहिए। तुम उनके शिष्य हो और मैंने उनसे ध्यान और श्वास नियंत्रण की शिक्षाएं प्राप्त की हैं। हालांकि हम औपचारिक रूप से कभी गुरु और शिष्य नहीं बने, फिर भी हमारा रिश्ता कायम है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मुझे एल्डर भाई आयर कहो। इससे मेरी एक इच्छा पूरी हो जाएगी। एल्डर आयर ने देवांश का हाथ थामते हुए गर्मजोशी से कहा। एल्डर भाई आयर। मीरा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई। अगर ये किशोरी अपने पिता को सहशिष्य कहती तो वो क्या होती? क्या उसे एक हाई स्कूल के छात्र को अंकल कहना चाहिए? दिल्ली के हर बॉर्डरों में उसका मजाक उड़ाया जाता, लेकिन देवांश को कोई आश्चर्य नहीं हुआ
उसके गुरु एक पारंपरिक व्यक्ति थे। उन्होंने एल्डर अय्यर को ध्यान और श्वास नियंत्रण सिखाया था। इसका मतलब था कि वे उन्हें सचमुच अपना शिष्य मानते थे। एल्डर अय्यर पूरी तरह से साधना करने के लिए बहुत बूढ़े हो गए थे। तो हाँ, ये रिश्ता सच्चा था, भले ही औपचारिक न हो। ठीक है, अब से मैं आपको बड़े भाई अय्यर कहूंगा, देवांश ने एक पल सोचने के बाद कहा। अपने गुरु की पीढ़ी से उन्हें संबोधित करने का यही सही तरीका था। उन्हें बड़े अय्यर या दादाजी अय्यर कहना उनके गुरु की विरासत का अनादर करने जैसा था। मीरा ने लगभग आंखें घुमाई और बेहोश हो गई। लेकिन बड़े अय्यर की प्रतिक्रिया इसके विपरीत थी। देवांश की सहमति सुनकर वो खुशी से हंस पड़े। हाँ हाँ, कमाल है, किसने सोचा था कि मैं अय्यर बालचंद्रन, जो अपने जीवन के इतने अंत के करीब हूं, एक कनिष्ठ शिष्य पाऊंगा। अजीब बात है कि उनकी इस हालत के बावजूद हंसी के इस झोंके से उन्हें खांसी नहीं आई। बड़े भाई, आप अभी भी ऊर्जावान हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि आप अंत के करीब हैं? देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। एक बड़े भाई को पाकर गहरी खुशी महसूस कर रहे थे। बड़े अय्यर ने उन्हें अपने गुरु की याद दिला दी। उनका रिश्ता तुरंत जाना पहचाना सा लगा। बूढ़ा तो हूं ही भाई, 2 साल में 90 साल का हो जाऊंगा। अगर 90 साल तक पहुंच भी गया तो मुझे संतोष हो जाएगा। एल्डर अय्यर ने हाथ हिलाते हुए कहा। जब मेरे बड़े भाई 12 साल के थे, तभी उन्हें गुरुजी से गहन ध्यान और श्वास नियंत्रण की शिक्षा मिल चुकी थी। तब से वे इसका अभ्यास कर रहे हैं। हालांकि उनके शरीर ने वर्षों से कष्ट झेले हैं, फिर भी उनकी नाड़ियों में ऊर्जा प्रबल है। सिर्फ 90 ही नहीं, मेरा मानना है कि 100 साल भी संभव है, देवांश ने कहा। जब उन्होंने एल्डर अय्यर के श्वासनाड़ी और हृदय बिंदुओं की मालिश की थी, तो उन्होंने महसूस किया था कि जब अंग घिस रहे थे, तब भी ऊर्जा का प्रवाह जीवंत था।